मुंबई का एक म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल। दो महिलाएं एक डेड बॉडी के पास रो रही हैं और वार्ड बॉय एक डेथ सर्टिफिकेट बना रहा है। दोस्तों, उसी डेड बॉडी को लेकर एक आदमी बगल के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसे बचा लो। डॉक्टर को पता है कि मर चुका है, लेकिन फिर भी उसको एडमिट करता है और फालतू के टेस्ट, दवाई और आईसीयू में बेड के लिए इंसिस्ट करता है। लड़का इन सब के लिए मान जाता है और बिल आता है 15 लाख। दोस्तों, ये सीन गब्बर इज बैक मूवी के हॉस्पिटल का वो सीन है जो हमारे देश के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की पोल खोल देता है एंड ये बताता है कि कैसे हमारा हेल्थ सिस्टम डेड बॉडी से भी पैसे बना लेता है। आइए इसको रियल एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये है आगरा के ताजमहल के पास रहने वाले श्याम बाबू निगम। इनका सपना था कि अपनी बेबी को ताजमहल तो नहीं पर एक छोटा सा घर बनाकर जरूर दें। पेशे से मोची होने की वजह से आमदनी थोड़ी कम थी। फिर अचानक पैंडेमिक आया और इनकी बेबी को कोरोना हो गया। दोस्तों, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से धक्के खाने के बाद वो कोविड से तो किसी तरीके से बच गई, लेकिन एक दिन जब हार्ट अटैक आया तो बैक टू बैक 2 ओपन हार्ट सर्जरीज करानी पड़ी और हॉस्पिटल का बिल आया 6 लाख से भी ज्यादा। ये श्याम बाबू की इनकम से लगभग 8 गुना ज्यादा था। घर बनाने के सपने से दूर अब डे टू डे सर्वाइवल में भी दिक्कतें आ रही थी। फिर एक दिन प्राइवेट लोन का सहारा लेना पड़ा और देखते देखते श्याम गरीबी से और गरीबी में चले गए। दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की डार्क रियलिटी का एक और एग्जांपल देखिए। दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन उस हॉस्पिटल ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया और बच्चों की बॉडी प्लास्टिक बैग में रैप करके उनके घर वालों को सौंप दिया। पेरेंट्स अपने आप को किसी तरीके से संभालते हुए जब घर वापस लौट रहे थे तो उसी टाइम बच्चे के रोने की आवाज आई, क्योंकि उनमें से एक बच्चा जीवित था। ये देखकर बच्चे के पेरेंट्स तुरंत दूसरे हॉस्पिटल गए, लेकिन अफसोस कि बच्चे को बचा नहीं पाए और इसका कारण था बच्चे की बॉडी प्लास्टिक बैग में रैप होने की वजह से सफोकेशन। दोस्तों, अब ये मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है तो और क्या है। आपको आए दिन ऐसी बहुत सारी खबरें सुनने को मिल जाती होंगी जो इंडिया में हॉस्पिटल्स के स्कैम को शो करता है। गुरुग्राम लोकेटेड फोर्टिस जैसे बड़े हॉस्पिटल ने तो एक 60 साल के बुजुर्ग के स्टोन की सर्जरी के लिए 60 लाख रुपए चार्ज किए। आप ही सोचिए, 60 लाख रुपए स्टोन की सर्जरी के लिए। दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल ने सिर्फ डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए 17 लाख रुपए चार्ज किए। मुंबई के एक हॉस्पिटल ने तो हद कर दी। दरअसल यहाँ पहले कैंसर का डायग्नोसिस गलत किया, फिर ट्रीटमेंट भी गलत तरीके से चली और नतीजा 22 लाख के बिल के साथ उस पेशेंट की डेथ। कई डॉक्टर्स तो मुंबई में किडनी के रैकेट को ऑपरेट करते हुए भी पकड़े गए हैं और ऐसे न जाने कितने किस्से हैं जिनके बारे में आप भी जानते हैं कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको लूट और मार रहे हैं। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि नाउ वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड और अगर इन नंबर्स और अपने हेल्थ केयर सिस्टम दोनों को देखकर सोचें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से 1000 की पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर की नीड होती है, पर इंडिया में 1800 की पॉपुलेशन पर सिर्फ एक डॉक्टर है। देखा तो पॉपुलेशन के बढ़ने से रेशियो और भी चेंज होगा। भारत अपने बजट का सिर्फ 1.34% हिस्सा ही हेल्थ पर खर्च करता है। 70% हेल्थ केयर सिस्टम प्राइवेटाइज्ड है और पब्लिक हॉस्पिटल्स ओवरबर्डन। दोस्तों, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम दुनिया के वर्स्ट 10 परफॉर्मिंग नेशंस के साथ हैं। ऐसी गंभीर हालत के साथ देखा जाए तो हम सच में भगवान भरोसे जिंदा हैं। दोस्तों, कोविड-19 का वो भयावह मंजर अब तक हमारी यादों से गया नहीं है। उस टाइम पर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई थी और हर जगह पर हमारी निंदा हो रही थी। जैसे तैसे करके हमने वो पैंडेमिक तो पार कर लिया, लेकिन सरकार की ओर से आज तक इस डेटा को रिलीज नहीं किया गया कि कोविड-19 में कितने लोगों की जान गई है और इसी का नतीजा है प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम का इतना बड़ा होना। दोस्तों, हम 2 चीजों में काफी इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, जिसमें एक है हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। देखा जाए तो हम यहाँ पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। सरकारी अस्पताल की स्थिति हमसे छिपी नहीं है। हाल ही में पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज की डेट में 13,01,319 डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, 2,89,000 डेंटिस्ट और 23,40,501 नर्सेज हैं। ये देखकर आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स की कितनी कमी है। साथ ही हमारे यंग डॉक्टर्स रूरल एरियाज में सर्व नहीं करना चाहते और इसका कारण है ओवरबर्डन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और लेस सैलरी एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। ऐसा देखा जाता है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद वो अपनी पोस्टिंग या तो उसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में या फिर किसी बड़े शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की कमी भी इन्हीं सब कारणों में से एक है। आप भी जानते हैं कि मेडिकल में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ज्यादा होती है और एक कारण है कि फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे में गाँव में इलाज करते हैं क्वैक्स, यानी कि झोला छाप डॉक्टर्स। नीम हकीम खतरा है जान, ये कहावत यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लागू होती है। ये गवर्नमेंट के दोनों फ्रंट पे फेलियर का नतीजा है कि प्राइवेट सेक्टर इन दोनों फील्ड में इतने ज्यादा बड़े हुए हैं। दोस्तों, हेल्थ वो फंडामेंटल चीज है जो हमारी प्रायोरिटी होती है। कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपदा होती है और आरोग्य रहना सबसे बड़ा सुख। पर शरीर है तो रोग है, रोग है तो हॉस्पिटल्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं तो लूट है। जान है तो जहान है और इसी सोच के साथ हर इंसान अपने आप को और अपने परिवार को बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहता है, लेकिन पब्लिक हॉस्पिटल्स में डॉक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने को मजबूर करती है। आपने जैसे ही अपना कदम प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर रखा, आप मानो कोई ATM बन जाते हो और हॉस्पिटल कैशियर जो कि सिर्फ पैसे लेता है। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों का अनुभव प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर अच्छा नहीं रहा होगा और आप इस तंत्र के शिकार बने होंगे, लेकिन आज हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि कैसे हमको लूटा जाता है। इंडिया के अधिकतर बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स 5 स्टार होटल्स की तरह लगते हैं। काउंटर पे बैठी खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट
टेस्ट किसी एयर होस्टेस से कम नहीं होती। लॉन्च में अलग अलग डॉक्टर्स की डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इंग्लिश में लिखी होती है, जिन्हें देखकर आधे से ज्यादा लोग ये मान लेते हैं कि वो बेस्ट हॉस्पिटल में आए हैं, क्योंकि इंग्लिश उनके लिए फॉरेन लैंग्वेज है। और हॉस्पिटल की चकाचौंध और संरचना को देखकर आदमी जरूर समझ जाता है कि स्वर्ग ऐसा ही होता होगा, लेकिन उसे क्या पता कि सच में स्वर्ग पहुंचने की जगह है। दोस्तों, जोक्स अपार्ट, लेकिन ये ढेर सारे केसेस में सच भी साबित हुआ है। फिर आता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक है। आप डॉक्टर के केबिन में इसी उम्मीद से एंटर करते हैं कि अब इतने खर्चे में तो ठीक होकर ही निकलेंगे, लेकिन अधिकतर बार ऐसा होता है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ठीक कम हलाल ज्यादा हो जाते हैं। फिर चाहे डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हो या फिर लंबे लंबे बिल आने की वजह से। यहाँ पर छोटी सी भी बीमारी को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि एक ही मरीज से इतना पैसा निकाल लिया जाए कि एक दिन के पूरे हॉस्पिटल का खर्चा निकल जाए। वो सबसे पहले आपके प्रेस्क्रिप्शन पर कुछ टेस्ट लिखते हैं जो आपके बिल्कुल समझ से परे, और फिर आपको रिपोर्ट लेकर वापस आने को कहते हैं। बाहर बैठा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आपको बताता है कि टेस्ट तो आपको हॉस्पिटल्स के अंदर ही कराने होंगे। दूसरों से टेस्ट को सिन टेस्ट भी बोला जाता है, जिसका आपकी बीमारी से कोई वास्ता नहीं होता। फीवर के लिए ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, सलाइवा टेस्ट और इन सब के साथ ही कई बेफिजूल के टेस्ट भी कराए जाते हैं, जो सिर्फ हॉस्पिटल्स की जेब भरने एंड कूड़े में फेंके जाने के लिए कराए जाते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे डॉक्टर्स का कमीशन लगभग 40% तक फिक्स होता है और एक कंपल्सरी प्रक्रिया है जिससे आपको गुजरना ही होगा। आप रिपोर्ट्स लेकर लौटते हो और डॉक्टर को कोई और स्कोप नहीं दिखाई देता तो वो आपको ऐसी तमाम मेडिसिन लिखेगा जिसकी कमीशन फिक्स है। अब चूंकि आपको फीवर और कफी था, इसलिए आप 5 से 10,000 तक में छूट गए, वरना तो लिस्ट बड़ी लंबी थी। दोस्तों, ऐसा नहीं कि किस्सा सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लागू होता है। देश के प्रीमियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जिनका नाम आप समझ चुके होंगे, वहाँ पे दवा लिखने की यही प्रक्रिया है। डीजीसीआई ने बार बार सर्कुलर जारी करके डॉक्टर्स को जेनरिक मेडिसिन लिखने की वार्निंग दी है, पर उसका कोई भी असर नहीं होता है। डॉक्टर्स वही ब्रांडेड मेडिसिन लिखेंगे जो सरकारी अस्पताल में है ही नहीं, और बाहर उनका कमीशन फिक्स है। बहरहाल, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे पेशेंट की ओर चलते हैं जो कि प्रेग्नेंट है। देखिए, ऐसी सिचुएशन में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। वो कपल्स जिनके बच्चे नहीं हो रहे, उनकी तो हॉस्पिटल्स में अलग ही कहानी है, पर अभी ध्यान रखते हैं प्रेग्नेंट महिला पर जो अपना डिलीवरी कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल आई है। दोस्तों, बिल्कुल स्वस्थ है और नॉर्मल डिलीवरी में इंटरेस्टेड है, लेकिन डॉक्टर इंसिस्ट कर रहा है सिजेरियन सेक्शन कराने के लिए, जबकि उसे पता है कि नॉर्मल डिलीवरी इजी है। दरअसल वो सी सेक्शन इसलिए करना चाहता है जिससे कुछ महिला का बेड बिल और मेडिकल एक्सपेंस बढ़ सके। ऐसे आपके पॉकेट से पैसे निकालने के और भी कई हजार तरीके हैं। मेनोपॉज के बाद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आने के बाद डॉक्टर हिस्टेरेक्टमी यानी कि रिमूवल ऑफ यूटेरस के लिए इंसिस्ट करता है। किसी पेशेंट को नीड ना भी हो तो भी उसे फोर्सफुली एडमिट करना या उसे लेट डिस्चार्ज करना हॉस्पिटल्स के काम करने के तरीके में शामिल है। डेड बॉडी पे भी सर्जरी करना और डेड बॉडी बिल होने से पहले रिलीज ना करना, ये सब आपसे पैसे निकालने के तरीके होते हैं। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि भगवान किसी को भी वकील, पुलिस और डॉक्टर के चक्कर में ना डाले। दरअसल ऐसी स्थिति प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जरूरत से ज्यादा पैसे लेने की वजह से उत्पन्न होती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने हर स्टेट के बिल को एनालाइज किया। रिपोर्ट में बताया गया कि अपने इनकम का 10% हिस्सा लोग अपने हेल्थ पर खर्च करते हैं, और ये हर स्टेट के लिए सेम नहीं है। केरला में सबसे ज्यादा लोग हेल्थ पर खर्च करते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ विदेश जाने वालों की संख्या ज्यादा होने की वजह से केरला हमेशा नई बीमारी के लिए सस्पेक्टेबल रहता है। देखा जाए तो सबसे गंभीर हालत हमारे मोस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश का है। यूपी में केरला के बाद सबसे ज्यादा लोग हेल्थ पे खर्च करते हैं, इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यूपी में पर कैपिटा इनकम उस हिसाब से लोगों की नहीं है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग गरीबी की ओर धकेले जा रहे हैं। यूपी में लोगों का पॉकेट एक्सपेंडिचर 72% है। कर्नाटका में पॉकेट एक्सपेंडिचर 31.8% है, जो कि सबसे लोएस्ट डेटा है, लेकिन फिर भी ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है। दोस्तों, कोविड-19 के पैंडेमिक ने लगभग 230 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है, जो कि पाकिस्तान की भी पॉपुलेशन से ज्यादा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कोविड-19 के एक्सपेंसेस पे भारत की एक बहुत ही ग्लूमी पिक्चर रिप्रेजेंट करता है। ब्लूमबर्ग की हाउ मच इट कॉस्ट टू सेव अ लाइफ इन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम मेडिकल एक्सपेंसेस को ब्रेकअप करें तो वो कुछ इस तरीके से है। आईसीयू बेड $822 अ डे, एम्बुलेंस $1,644, जो कि किसी हॉस्पिटल से 350 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने के लिए चार्ज करता है। ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर $480, जबकि मार्केट प्राइस $28 ही है। रेमडेसिविर $547 और एवरेज मंथली इनकम $437। ऐसी सिचुएशन में एक इंसान गरीब नहीं होगा तो और क्या होगा। दोस्तों, ये तो बात है वायरल डिजीज की, जो कभी कभी ऐसा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हर 2 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भी हो रही है। आप भी जानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि जो टच या फिर कफ या फिर छींकने से नहीं फैलते हैं। इनमें डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर व रेस्पिरेटरी जैसी बीमारी शामिल है, जिसकी वजह से इंडिया में 74% डेथ्स होती हैं। ऊपर से प्रॉपर मेडिसिन डोजेज न मिलने पर भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस तरह के भयावह सिचुएशन में रहने के बाद भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होता। लोगों की इनकम तो कांस्टेंट है, लेकिन एक्सपेंडिचर ज्यादा है, और उसमें भी हेल्थ एक्सपेंडिचर एक नाइटमेयर ही है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 7% लोग हेल्थ केयर में खर्च करने की वजह से गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 3.8 करोड़ लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। बीते कुछ सालों में 5.5 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां ग्लोबली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 18.2% है, वहीं हमारे भारत में प्रतिशत 67.78% है। मतलब आपके 100 रुपए के खर्च में 68 रुपए सिर्फ हेल्थ पे हैं
ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 15 के दौरान 4 लाख लोगों ने सिर्फ अच्छी हेल्थ केयर न मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया है। देखा जाए तो 23% लोग तो हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर पाते। हेल्थ केयर सिस्टम खराब और महंगे होने की वजह से इंश्योरेंस का एक नया मार्केट खुल गया है। जिस तरीके से हम बाकी चीजों का इंश्योरेंस लेते हैं, वैसे ही हेल्थ का इंश्योरेंस लेना भी अब लोगों की जरूरत बन गया है। पर जितना इजी इंश्योरेंस लेना है, उतना ही मुश्किल क्लेम करना है। हेल्थ केयर पॉलिसी के लिए हर साल एक मोटा प्रीमियम देने के बाद भी आप इंश्योर नहीं होते हैं, क्योंकि हर इंश्योरर का अपना पैनल्ड हॉस्पिटल होता है और आपको वहीं पर टेस्ट और ट्रीटमेंट लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। प्रीमियम हॉस्पिटल से टाई अप होने की वजह से डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस बन गया है। भारत में हर साल 14% के हिसाब से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आम आदमी की आमदनी वहीं पर स्थिर है। देखा जाए तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 25% लोग सिर्फ 2022 में हेल्थ पॉलिसी ले चुके हैं और मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले साल में और बढ़ेगा। दोस्तों, क्या फिर इस सिचुएशन में रहने की आदत डाल लें? आने वाले टाइम में सिचुएशन और भी खराब होने वाली है। आइए अब इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, फार्मेसी, डॉक्टर, पैथोलॉजी लैब्स या यूं कह लें कि मेडिकल माफिया, ये सब अपने स्वार्थ में अंधे हैं। मेडिकल इन्फ्लेशन आया है, कॉस्ट बढ़ गई है, पर जरूरत है इंसानियत की। देखा जाए तो मेडिकल में अनएथिकल प्रैक्टिस अपने चरम पे है। ऑर्गन रैकेट का भी धंधा अपने फन फैला रखा है। ऐसे में जरूरत है अपने अंदर इंसानियत और प्रोफेशनल एथिक्स को बचाने की, जबकि दूसरा कदम गवर्नमेंट की ओर से होना चाहिए। आज के टाइम में गवर्नमेंट जहां हेल्थ केयर सिस्टम पर जीडीपी का 1.3% ही खर्च कर रही है, वहीं से 3% तक बढ़ाने की जरूरत है। हमारा पड़ोसी चाइना 5.4% अपने जीडीपी का हेल्थ पे खर्च करता है, जबकि ग्लोबल एवरेज 10% है। सरकार को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइमरी हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने से कुछ हद तक हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो सकती है। देखा जाए तो मेडिकल प्राइसेस को रेगुलेट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने इसी दिशा में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 लॉन्च की है। हेल्थ केयर को एक प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में देखना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। साथ ही हेल्थ केयर हमारे इलेक्शंस में एक बेसिक मुद्दा होना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 21 हमें राइट टू हेल्थ को एक फंडामेंटल राइट के रूप में देता है। देखा जाए तो राजस्थान सरकार की राइट टू हेल्थ बिल इसी डायरेक्शन में एक अनोखी पहल है। साथ ही हमें अपने स्वास्थ्य और उससे भी ज्यादा हमें अपने अधिकारों का ध्यान होना चाहिए, तभी हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। सिर्फ सरकार को दोष देना या उनके भरोसे बैठे रहना भी विकल्प नहीं है। दोस्तों, आज हमारा देश कई ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की है और ये बताया कि डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा क्यों दिया गया है। ऐसे इंडिविजुअल एफर्ट्स और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से आज भी हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर खड़ा है और हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। दोस्तों, शायद आप ना जानते हो कि टाटा अपने एम्प्लॉयज को ब्लड डोनेट करने पे 1 दिन का लीव और अगले 1 वीक में एक एक्स्ट्रा लीव देने की पॉलिसी रखती है। वैसे अपने एम्प्लॉयज को ब्लड डोनेट करने के लिए मोटिवेट करने के लिए करती है और कलेक्टेड ब्लड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को दे दिया जाता है। ऐसा एग्जांपल डॉक्टर सैंड्रा डेसा सूजा का भी है, जो कि कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी फ्री में करने वाली पहली डॉक्टर हैं। वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की फ्री में सर्जरी करती हैं। उन्हें इसके लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया है। महाराष्ट्र के अहमदानगर डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर कपूर, डॉक्टर मैबेले और डॉक्टर रजनीकांत अरोले के कॉम्प्रिहेंसिव रूरल हेल्थ प्रोजेक्ट की वजह से 6 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज और उनकी जान की हिफाजत हो पाई है। WHO ने उनके इस प्रोग्राम को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया और बाकी जगह भी इम्प्लीमेंट करने की सलाह दी। आंध्रा के डॉक्टर बिंदु मेनन अपने न्यूरोलॉजी ऑन व्हील से रूरल आंध्रा में फ्री एपिलेप्सी और स्ट्रोक का ट्रीटमेंट करती हैं। ऐसी बहुत सारे लोगों के परोपकार और चैरिटी की वजह से आज तक हम व्यवस्था को बनाने में कामयाब रहे हैं। दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक हमारे लिए एक वेकअप कॉल था कि आने वाले टाइम में हमें ऐसी विपदा के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही कोविड-19 के दौरान लोगों के कलेक्टिव एफर्ट्स और आपसी सहयोग की वजह से हम पैंडेमिक से उबर पाए हैं। दोस्तों, हमें अपने आप को भी स्वस्थ रखने के लिए हर एक कदम उठाने चाहिए और इसके लिए सबसे अधिक जरूरी है शिक्षा और स्वास्थ्य का संगम और अपने अंदर इंसानियत। दोस्तों,